अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जो आज कोर्ट में आपने शहादत पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, उसकी क्या वैल्यू है और वो क्या हाँ, शहादत थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी कोई सिविल अपील होती है ना, या उसको आप सेकंड अपील कह लें, रिवीजन कह लें, इवन फौजदारी केस में भी जब हम अपीलें करते हैं, उसमें बड़ी वैल्यू होती है। अक्सर औकात जब ट्रायल करते हैं तो एक चीज़ को हम लोग जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। वो ये होता है कि जो प्लेंटिफ होता है उसका राइट टू रिबटल का एक राइट होता है, जो अगर आपने एविडेंस करा लिया और आप समझते हो कि ऐसी बात है कि वो एविडेंस में सही तरीके से कवर नहीं हुई और आप उसको एविडेंस में कवर करना चाहते हैं, तो वो हम लोग जो है ना उसको रिबटल एविडेंस के तौर पे कर सकते हैं पेश। और रिबटल एविडेंस का मतलब होता है कि आपने एक दफ़ा एविडेंस करा लिया हुआ है और दोबारा आप एविडेंस में आते हो डिफेंस एविडेंस होने के बाद, और आप कहते हो जी मैंने ये चीज़ एक जो डिफेंस ने कही है उसके अगेंस्ट में ये एविडेंस देना चाहता हूँ। ये आपका राइट होता है। इससे आपका केस वैसे तो इतना, मतलब अगर आप पहले एविडेंस में सब कुछ करा लिया तो वो ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, क्योंकि अदरवाइज आफ्टर थॉट समझी जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। लेकिन आपने ये बात देखनी होती है कि जिस तरह आज के केस में मैंने जो शहादत जिसका आप जिक्र कर रहे हो, वो ये था कि एक स्टार विटनेस था जो हमारे अगेंस्ट पेश हुआ, और उसने कहा कि इन्होंने ये मुआहदा किया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा था नीचे जो डिक्री हुआ था, और उसने कहा जी कि इन्होंने ये जो है ना मेन जो उनसे जब मैंने ट्रायल में एविडेंस कराया तो मैंने उससे 2-3 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि वो वसीका नवीज़ था। वसीका नवीज़ होता है डीड राइटर, तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है कानून में, और सिविल के जितने भी ड्राफ्ट बनते हैं उसके सामने प्रिज्यूम होता है कि उसके सामने, और ज़ाहिर उसके साइन होते हैं, उसका रजिस्टर होता है। जब उन्होंने अपना एविडेंस पेश किया तो मैंने उसको क्रॉस में 3 सवाल पूछे जो इंपॉर्टेंट थे। एक ये कि आपने ये बताएं कि आपने ये जो मुआहदा था आपके सामने बना। उसने कहा जी मैंने बनाया, मेरे सामने बना। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आपने उस टाइम पे इन्होंने कोई पैसे दिए थे दूसरी पार्टी को, हमें कोई पैसे, मतलब हमारी पार्टी को कोई दिए थे आपकी मौजूदगी में। उसने कहा जी मेरी मौजूदगी में नहीं दिए थे, लेकिन मैं कंप्यूटर वाले के पास चला गया था और इसने मेरे दफ्तर में बैठ के इन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन उसका चश्मदीद गवाह वो नहीं था। एक ये सवाल था। और तीसरा मैंने उससे पूछा कि क्या ये सही है, क्या ये सच है कि आप जो है इनके दीगर मुकदमात में भी एज अ गवाह पेश होते रहते हो, क्योंकि उसके बारे में क्लाइंट ने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ये पहले भी एक मुकदमे में एज अ गवाह पेश होता है। उसने कहा जी बिल्कुल मैं किसी और मुकदमे में एज अ गवाह पेश होता हूँ। अब ये जो चीज़ थी ना, इसका मतलब है रिकरिंग विटनेस है, इसी क्लाइंट के अगेंस्ट है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। कानून शहादत ऑर्डिनेंस पे बड़ा क्लियर है कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाए तो आप उसके जो एविडेंस है उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो मैंने जैसा आपको जब ये एविडेंस पढ़ा तो जैसा आपने कहा इसमें क्या ऑब्सोलीट बात क्या है, इसमें क्या ऐसी बात है जो आप पॉइंट आउट करें। मैंने कहा सर अब इस पे सिर्फ 1 सेकंड यहीं पे होल्ड करते हैं और हम जाते हैं रिबटल एविडेंस पे। जो प्लेंटिफ था और प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 पे वो पेश हुआ था, उसने अपने रिबटल एविडेंस में कह दिया कि ये जो वसीका नवीज़ है इसने डिफेंडेंट के साथ मिलके खुर्द बुर्द करके जाली स्टेटमेंट दी है, और ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी पेश नहीं होता। ये हमारे जो है ना यहाँ पे कहीं भी हमारे अगेंस्ट पेश नहीं हुआ और किसी मुकदमे में पेश नहीं होता, और इसकी जो ये कह रहे हैं मैंने पैसे नहीं लिए वो भी झूठ बोल रहा है। अब जाहिर है उन्होंने इस बात को रिबट करना था। मैंने जैसा आपके सामने जब बोला तो मैंने कहा सर इसका मतलब है जो डीड राइटर है, जो मेन स्टार विटनेस है, जो समन विटनेस था बल्कि, उसने एक दफ़ा अगर बात कह दी है, उसने ये बात कह दी कि जी इन्होंने मेरे सामने पैसे नहीं दिए, हमने उसके रिबट में हमने ये कह दिया कि जी इसने जो है वो आप ये बात ज़रा देख लें, जैसा आपको पढ़ा दी। और जो रिबटल एविडेंस आया प्लेंटिफ की साइड से उसमें उसने कह दिया कि जी ये उनके साथ मिला हुआ और इसकी जो है ये बात गलत है। अब वो सिर्फ उस बात की हद तक गलत कह रहा था, लेकिन उस सिर्फ इतनी सी बात गलत कहने की वजह से जो ट्रायल में हमने रीड कर लिया था, इवन तो नीचे से डिक्री हुआ, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट को बता दिया कि अगर हाई कोर्ट में हम ये करेंगे तो इंशाल्लाह हम विद इन 1 और 2 डेट्स मैं आपका ऑर्डर नीचे वाला सस्पेंड करा दूंगा और ये ऑर्डर अपील जो है आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। मतलब एक्सेप्ट का मतलब सस्पेंड हो जाएगी तो फिर चलती रहेगी, लेकिन एक्सेप्टेंस की तरफ चली जाएगी। उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, और उन्होंने, हालांकि इसमें काफ़ी चीज़ें थी कि ट्रायल में उनको दूसरी साइड पे मुकामी एमएनए इन्वॉल्व थे जिन्होंने चीज़ों को मैनेज किया था, काफ़ी डिसहार्ट हुए थे। लेकिन जब मैंने एविडेंस का द वेरी श्रेड ऑफ दिस एविडेंस व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, जैसा हमने इसको अप्रिशिएट किया। और रिबटल एविडेंस में एक और बात बड़ी ज़रूरी थी, एक और बात ये ज़रूरी थी, हो सकता है उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी हम आपके पास लगा लें, कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमने अक्सर पढ़े हुए हैं, वो कंसिडरेशन होती है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 21 कहता है कि आपने स्पेसिफाई करना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या किस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। इसके अंदर ना कंसिडरेशन, रिमेनिंग कंसिडरेशन का जिक्र था,
जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिमेनिंग कंसिडरेशन का कहीं पे जिक्र नहीं किया हुआ था। वो बात भी मैंने जैसा आपको पॉइंट आउट की, इवन तो नीचे ये बातें ट्रायल कोर्ट में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझी जाती, लेकिन हाई कोर्ट लेवल पे जब आपने लीगल पॉइंट आर्ग्यू करना होता है तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन पॉइंट्स जो आपने बताने हैं कि जी उसमें रिमेनिंग कंसिडरेशन भी नहीं है, और उसके अलावा पोजेसन वो कहते हैं कि जी हमने पोजेसन आपको मौके पे हमने जब साइन किया था हमने पोजेसन इनकी ले ली थी और हैंड ओवर हुई थी, लेकिन उनके जितने विटनेसेस हैं वो ये पॉइंट आउट नहीं कर सके। मैंने जब गिरदावरी निकाली, खसरा गिरदावरी के अंदर से पॉइंट आउट किया कि मुरब्बा नंबर 50 में और मुरब्बा नंबर फ़लाने में और खसरा नंबर फ़लाने में आपने जब ये जिस टाइम पे मुआहदा हुआ तो उस टाइम पे चेंज ऑफ पोजेसन हुआ, लेकिन चेंज ऑफ पोजेसन वहाँ पे कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। जो एग्जिबिट उन्होंने लगाए थे और जो एग्जिबिट हमने लगाए थे उन तमाम के मुताबिक कब्ज़ा हमारा ही था। तो इसका मतलब है जो विटनेसेस ने स्टेटमेंट दी कि जी कब्ज़ा हमने मौके पे ले लिया, वो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत थी, और पोजेसन इनके पास थी वो जैसी ही खसरा गिरदावरी जैसा आपको मैंने दिखाई है, जैसा आपने उसमें देखा पॉइंट आउट किया, और उसको जो है वो उसी टाइम पे उन्होंने जो है वो हमारी अपील को एडमिट भी किया, और उसके अंदर उन्होंने नीचे वाला ऑर्डर सस्पेंड भी किया। एक इसी तरह की अपील हमने लास्ट वीक भी की थी, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, वो मैं आपको फिर बताऊंगा, जिसके अंदर जो है वो कंसिडरेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंटली उन्होंने कंसिडरेशन का जिक्र नहीं किया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और कहा था कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर हमने वो अपील अपनी एडमिट कराई थी, तो इसमें तो खैर 2-3 पॉइंट्स थे ना, कंसिडरेशन भी था और 1-2 और थे। उसमें एक मुरम्मा दावा था, मतलब एक अमेंडेड अपील, अमेंडेड प्लेंट आई असल प्लेंट के 2 साल के बाद। मैंने जब ऑर्डर शीट जज साहब के सामने पढ़ी और उसमें बताया कि जी ये देखें ये 2 साल के बाद एक आफ्टर थॉट के बाद इन्होंने एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से जो अपील होती है, स्पेशली एपेलेट स्टेज पे जब हम ट्रायल करते हैं तो हमारा रवैया थोड़ा सा फ़र्क होता है। जिस तरह इस ट्रायल में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारी फेवर में ट्रायल में नहीं आई, लेकिन जब हाई कोर्ट में हम आए तो मुझे पता था, जब मैं ट्रायल करा रहा था उस टाइम पे जब मैंने ये जो इनका वसीका नवीस था, जब इसकी मैंने स्टेटमेंट की और मैंने जब एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद इसको क्रॉस किया, मैंने उसी टाइम क्लाइंट को बताया कि ये क्रॉस के बाद अगर ट्रायल कोर्ट ने ना किया तो हाई कोर्ट से यहाँ 100% ये काम हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम ना हो सका तो सुप्रीम कोर्ट से लाजमी हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली मेरिट पे आपने जीतना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें इज़्ज़त बख्शी। और इस तरीके से हम जो है ना केसेस को डिफरेंट को आर्ग्यू करते हैं, शायद वो सिविल हो या वो क्रिमिनल हो या वो बाकी हो।